और वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 7 एमएसओ 003 का, जो कि है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। हाँ जी, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हम असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके जुलाई 24 एंड जैन 25 एडमिशन स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि हमने क्वेश्चन 6 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे एमएसओ 001 एंड 002 कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक फोल्डर का लिंक प्रोवाइड करूंगी जहां पे आप MSO 003 की सारी वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड आप अपने जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू पिक फॉर योर असाइनमेंट्स। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप, जो इग्नू है वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने आंसर में क्या लिखा है। इग्नू सीज मच मोर देन दैट, जहाँ पे वो ट्राई करता है आपको मार्क्स देने की ऑन डिफरेंट बेसिस। ये जो आपको ऑफिशियल जो आपको PDF में मिली हुई है इग्नू की तरफ से, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें डिसमिस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या फिर अवेयरनेस नहीं होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए, ऊपर आपको आई बटन में राइट साइड आपको लिंक भी प्रोवाइड हो रहा होगा, तो प्लीज़ वो वाली वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आप अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपना स्कोर बेटर करना चाहते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो आपके फाइनल मार्क्स आएंगे उसमें जो आपका असाइनमेंट है वो 30% वेटेज रखता है एंड विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 30% मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि आपके ओवरऑल स्कोर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्कोर्स ऑफ योर असाइनमेंट। एंड ऑफ कोर्स वो जो वीडियो है वो आपको एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज एग्जाम में भी वही चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए अपना एग्जाम आंसर राइटिंग जो है वो करनी है। नाउ अब मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 7, जहाँ पे हमें सिविल सोसाइटी का रोल बताना है। कैसे जो सिविल सोसाइटी है वो मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटी के अंदर जो ऐसे सेक्शन होते हैं जो इतने ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं होते हैं, राइट, जो जैसे लोअर कास्ट हो गई या फिर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं होते हैं, नंबर्स में कम होते हैं, वो रिलीजियसली भी कम हो सकते हैं रिलीजन वाइज, तो उनको कैसे जो सिविल सोसाइटी हेल्प करते हैं एम्पावरमेंट के लिए। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो वो एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे जो भी सोशल लाइफ होती है वो वॉलंटरली ऑर्गेनाइज्ड होती है, सेल्फ खुद से जनरेट होती है और ऑटोनमस होती है स्टेट से। यहाँ पे नॉन मतलब कि वहाँ पे स्टेट का गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है सिविल सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे जैसे NGOs हो गई, कम्युनिटी ग्रुप, सोशल मूवमेंट, एडवोकेसी ग्रुप, इनफॉर्मल नेटवर्क्स, तो ये सब इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करते हैं। जो इंडिविजुअल्स होते हैं इन ग्रुप्स के अंदर वो उनको वर्क करवाते हैं, और जितने भी सोशल इश्यूज हैं, स्पेसिफिक सोशल इश्यूज के ऊपर ये जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो अपना काम करते हैं उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। ना सिविल सोसाइटी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावर करते हैं, चाहे वो विमेन हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी ग्रुप हो, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हो। तो ये सब जो ग्रुप्स हैं वो हमारे मार्जिनलाइज्ड में आ गए। तो यहाँ पे आपने आंसर में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि हमारे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। नाउ सिविल सोसाइटी के द्वारा ये जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप है ये अपना सोशल जस्टिस चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं सोसाइटी में, अपने ह्यूमन राइट्स से चाहते हैं, और अपनी वॉइसेस के द्वारा, मतलब कि जब ये अपना वॉइसेस उठाते हैं, जब ये अपनी जितनी भी इनके ऊपर चीज़ें व्यतीत हुई हैं उनके बारे में जब डिस्कस करते हैं, तो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी ग्रुप इंश्योर करते हैं कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई भी इश्यूज है तो वो इन तीन चीज़ों के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। इट इज़ इधर सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे सिविल सोसाइटी कर रहा है, तो सिविल सोसाइटी के द्वारा एडवोकेसी और अवेयरनेस बिल्डिंग होती है। जो वन ऑफ द प्राइमरी रोल्स है सिविल सोसाइटी का वो ये है कि ये सारे ग्रुप्स मार्जिनलाइज ग्रुप के रिलेटेड रिगार्डिंग अवेयरनेस लाई जाए, जो भी इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, चाहे वो उनको एजुकेट करने के लिए हो, उनके राइट्स बताने के लिए, एंटाइटलमेंट्स बताने हो लॉ के अंडर, या फिर कैंपेन्स, वर्कशॉप, पब्लिक डिस्कशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें कंडक्ट करवा के जितने भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको अवेयर करना कि सोशल जस्टिस वो कैसे ले सकते
हैं और कैसे वो अपनी राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किया है, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स। इंडिया के अंदर वो एडवोकेट कर रहे हैं कि जो दलित हैं उनको राइट मिलने चाहिए, और वो फाइट कर रहे हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जहाँ पे सिमिलरली एक ब्रेक थ्रू कैंपेन रन हो रहा है जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट, जहाँ पे वो जेंडर इक्वालिटी चाह रहे हैं विमेन राइट्स के लिए। ना सेकंड आ जाता है लीगल एड एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। ना सिविल सोसाइटी लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, जो कि ऑफन लैक कर रहे हैं उनको जस्टिस मिलने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट बहुत सारे होते हैं, सोशल एक्सक्लूजन वो फेस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है, जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है इन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए, जहाँ पे वो हेल्प करते हैं कि वो जो अपने केसेस हैं उनके लिए वो फाइट कर सके, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या फिर लैंड राइट्स हो, राइट। तो इस तरीके से जो सिविल सोसाइटी है वो एक वॉच डॉग की तरह काम करती है, जहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को मॉनिटर करके और उनको हेल्प करती है कि वो अपने राइट्स के लिए एडवोकेट कर सके, और पॉलिसी चेंजेस के लिए भी वो आगे जो वॉइसेस हैं वो रेज रेज करती हैं। वो इंश्योर करती है कि जो पॉलिसी चेंजेस है वो आ सके, ताकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ना थर्ड रोल आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन। अब सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर करने के लिए, जहाँ पे वो उनको एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एनरोल कराती है। अब ये सारी इनिशिएटिव क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इससे जितने भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी कैपेसिटी इन्हेंस होती है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को एजुकेशन है, नॉलेज है, देन ही और शी कैन इफेक्टिवली पार्टिसिपेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रथम की बात करें, जो कि एक एनजीओ इंडिया के अंदर, तो वो वर्क करता है ताकि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की एजुकेशन इम्प्रूव कर सके, जहाँ पे एक्सेस मिल सके इन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज की। एडिशनली सेवा अगेन इज अनदर ग्रुप, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन के लिए है, जो कि एम्पावर करता है वुमेन को, जहाँ पर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाती है, और एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी जो वुमेन की है वो इम्प्रूव की जाती है, ताकि वो कोई ना कोई जॉब वो ले सके और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस हो सके थ्रू दी स्किल्स, जो कि यहाँ पे सेवा के अंदर प्रोवाइड की जाती है। ना फोर्थ आ जाएगा हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ना जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको पॉलिटिकली एक्सक्लूड किया जाता है, बिकॉज बहुत सारी हायरार्कीज है, पावर डायनामिक्स है। तो वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ आती हैं, जहाँ पे वो ब्रिज करते हैं इस गैप को कम करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटीज को मोबिलाइज करने के द्वारा, और पॉलिटिकल प्रोसेसेस में उनका पार्टिसिपेशन होने के द्वारा। ना इस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करते हैं वोटर्स को एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा, ताकि पॉलिटिकल जो कैंडिडेसी है, जो पॉलिटिकली जो कैंडिडेट है, वो मार्जिनलाइज सेक्शन से भी उठे और वो इंक्लूसिव पॉलिसी ला सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मजदूर किसान शक्ति संगठन की बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो वो एम्पावरमेंट, रूरल वर्कर्स की एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, पीजेंट्स की एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ सके राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट के तहत। ना फिफ्थ हमारा आ जाएगा सोशल मूवमेंट्स एंड कलेक्टिव एक्शन। ना सिविल सोसाइटी अगेन वो सोशल मूवमेंट के लिए एक कैटलिस्ट है, जहाँ पे जितने भी चैलेंजेस है ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो उनको एडवोकेट करती है, सोशल जस्टिस की भी मांग करती है। जैसे मूवमेंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो हाईलाइट करते हैं इस इशू को, जहाँ पे आदिवासी कम्युनिटीज डिस्प्लेस हो गए थे क्योंकि लार्ज डैम प्रोजेक्ट आ रहे थे, तो वो उनकी रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए एडवोकेट कर रहे हैं। वहीं पे अगेन द एलजीबीटीक्यू मूवमेंट इंडिया के अंदर, जो कि सपोर्टेड थी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नास फाउंडेशन, अब वो सक्सेसफुली एडवोकेट की जा रही थी, जो कि कम वो मांग कर रहे थे कि जो होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो सके और फंडामेंटल राइट्स आ सके सेक्सुअल माइनॉरिटीज के लिए भी। ना सिक्स हमारा आ जाएगा पॉलिसी एडवोकेसी एंड लॉबिंग। ना सिविल सोसाइटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए, ताकि मार्जिनलाइज ग्रुप इन पब्लिक पॉलिसी और रिफॉर्म्स के द्वारा बेनिफिट उठा सके। वो लॉबिंग में एंगेज होती है, पॉलिसी रिसर्च वो करती है, डायलॉग्स वो करती
करती लॉ मेकर्स के साथ, ताकि जो लॉज बना रहे हैं वो इन मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए भी ऐसे लॉज बनाए ताकि एक सोशल चेंज आ सके सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो इन्फ्लुएंस हुआ था कंटिन्यूस एडवोकेसी के द्वारा फ्रॉम डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क कर रहे हैं ताकि प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सलाइज हो सके। तो यहाँ पे भी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था, वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है उसका बहुत बड़ा हाथ देखा गया था। सिमिलरली जो वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाने के लिए 2005 के अंदर। नाउ एट द एंड वी हैव आवर कंक्लूजन। ऐसे ही ऑलवेज मेंशन कि कंक्लूजन आपको हर आंसर के बाद अपनी प्रोवाइड करनी ही होती है। तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में मेंशन किया कि सिविल सोसाइटी एक बहुत पावरफुल एजेंट है सोशल चेंज लाने के लिए, स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए, क्योंकि वो उनकी वॉइसेस को हियर करवाता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और वो इंश्योर कर रहे हैं सिविल सोसाइटी कि उनको भी इंक्लूड किया जाए, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, मार्जिनलाइज ग्रुप्स को सोशो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर। अब इसके इस तरीके से जब हम सोशल जस्टिस को एडवोकेट कर रहे हैं, लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से पॉलिसी रिफॉर्म्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज रिड्यूस होने की बातें होती हैं। हावेवर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दीज आर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, ये इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो फंडिंग बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, स्टेट इंटरफेरेंस भी होता है, स्टेट कई बार कुछ और चाहती है, एंड ऑफ कोर्स दीज कम्युनिटीज वांट समथिंग एल्स। तो एक स्टेट इंटरफेरेंस एक नेगेटिव सेंस में देखने को मिलता है, सोसाइटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से जो सिविल सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, और उनका जो फंक्शन है उसको भी ज़्यादा इफेक्टिवली होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, तो अपने आप में एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो अपनी जो पावर, राइट्स और पोटेंशियल है उसको फुली रियलाइज कर पाएंगे। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने सिविल सोसाइटी के बारे में जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल सोसाइटी होती क्या है, एंड रोल क्या है सिविल सोसाइटी का मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 7। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है मेरे चैनल के द्वारा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट भी करिए कि अगर आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, हाउ डू लाइक द एक्सप्लेनेशन, कंटेंट आपको कैसा पसंद आ रहा है, या फिर आप और कोई स्पेसिफिक कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है कि आपको कैसे असाइनमेंट लिखना है, सबमिट करना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर कि जो भी आपकी डाउट कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर पाऊँ, एंड आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनके ऊपर मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनानी है तो वो भी आप मुझे प्लीज कमेंट करना। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 8। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल सी यू सून।